एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ग्रीस और भारत के जॉइंट प्रोग्राम की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें कि राफेल का प्रोक्योरमेंट करना है। हम जानते हैं कि भारत इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम खरीद रहा है, जो कि डेक पर इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट हैं और ऐसे राफेल हैं जिनका कि एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीस को भी कुछ राफेल्स की आवश्यकता है। हालांकि ग्रीस ने फ्रांस से सेकेंड हैंड कुछ राफेल ऑलरेडी ले लिए थे, पर और भी उनको खरीदने की आवश्यकता है। अब वो ये जानते थे कि भारत के द्वारा राफेल एम फ्रांस से खरीदा जाना है और भारत इसके लिए नेगोशिएशन कर रहा है। इसको चुन लिया गया है और प्राइस नेगोशिएशन चल रहा है। तो अब ग्रीस ने भारत के सामने ये पेशकश रखी है कि ग्रीस भी इस नेगोशिएशन में भाग लेना चाहता है और भारत के साथ मिलके वो इस राफेल के प्रोक्योरमेंट को करना चाहता है, ताकि दोनों ही देशों का फायदा हो, दोनों को ही सस्ता एयरक्राफ्ट मिले। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कुछ हम 5 किलो सेब लेने जाएं तो वो 100 रुपए का पड़ेगा, और अगर 10 किलो सेब लेने जाएं तो वो 80 रुपए किलो पड़ेगा। अब हमारी डिमांड तो केवल 26 राफेल की है और हो सकता है ग्रीस भी कुछ 26 या 20 राफेल खरीद ले। तो इस तरह से डिमांड ज्यादा बन जाती है और फ्रांस को भी लगेगा कि एक बल्क ऑर्डर उनको प्राप्त हुआ है, जिससे कि वो अपनी एक नई प्रोडक्शन लाइन लगा सकते हैं और जिसमें केवल भारत और ग्रीस के लिए ही एयरक्राफ्ट बनेंगे। ऐसी प्रोडक्शन लाइन बन सकती है जिससे कि भारत को भी फायदा होगा और ग्रीस को भी फायदा होगा। अभी भारत ने हाँ नहीं बोला है इसके लिए। भारत ये असेसमेंट कर रहा है कि ग्रीस के साथ मिलकर नेगोशिएशन करने में एक एयरक्राफ्ट हमें कितने का पड़ रहा है, उसकी जो डिलीवरी की टाइमलाइन है वो कितनी हो रही है, कि ग्रीस के साथ मिलकर हमारी जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो तो प्रभावित नहीं हो रही है, या अगर ग्रीस के साथ हम मिल रहे हैं और दाम में बहुत कम फायदा हमें हो रहा है और डिलीवरी प्रभावित हो रही है, तो भारत इस चीज की तरफ नहीं जाएगा। खैर जो भी है, ग्रीस के द्वारा भारत को पटाने का प्रयास किया जा रहा है और सस्ते में एयरक्राफ्ट भारत के माध्यम से खरीदना चाह रहे होंगे, या वो ये भी चाह रहे होंगे कि भारत की तरफ से जो नेगोशिएशन करे जाते हैं वो बहुत अच्छे करे जाते हैं, इसका फायदा उनको मिल सकता है। अब जो भी हो, ग्रीस भारत के साथ हाथ मिला के राफेल खरीदना चाहता है। अगर भारत को भी फायदा होगा इससे, तो भारत को जरूर इस तरफ जाना चाहिए। इस तरह के बहुत से हमारे पास उदाहरण हैं जिसमें कि 2-3 देश मिलके किसी एयरक्राफ्ट को बनाते हैं या खरीदते हैं, जिससे कि दाम सस्ते पड़ जाते हैं। और वही चीज अब ग्रीस भी भारत के साथ करना चाह रहा है फ्रांस के राफेल को खरीदने में। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के साथ, या आप कहें इसरो के साथ, एक एमओयू किया गया है। यह एमओयू इसरो की जो एक पीएसयू है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म भी कहलाती है, उसके साथ किया गया है। असल में ऑस्ट्रेलिया को एक सैटेलाइट लॉन्च करना है जो कि उनका सबसे हैवी सैटेलाइट होने वाला है, और वो भारत के माध्यम से 2026 में इसको लॉन्च करना चाहते हैं। और ये पीएसएलवी या जीएसएलवी में नहीं होगा, ये एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में ये लॉन्च किया जाएगा। ये एसएसएलवी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया भी अब एसएसएलवी हमारा जो रॉकेट है उस पर विश्वास जता रहा है। इसरो का ये विश्वास है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा कुल मिला के 1 साल के अंदर 30 से ज्यादा इस प्रकार की एसएसएलवी मिशन बनाए जा सकते हैं या पर ईयर किए जा सकते हैं, और इसी दिशा में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अब आगे बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी विश्वास जताया है। $18 मिलियन का ये एमओयू हुआ है, और हम देखेंगे कि बहुत से अन्य देश भी सामने आएंगे और भारत के खुद के अंदर के प्राइवेट पार्टनर भी सामने आएंगे, अगर उनको तुरंत ये रॉकेट उपलब्ध किए जा सके, क्योंकि तुरंत लॉन्च के लिए ही ये रॉकेट डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का सजेशन ये भी होता है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसकी टेक्नोलॉजी दे देनी चाहिए, ताकि वो और ज्यादा कस्टमर लाएं, उनके जो सैटेलाइट हैं उनको अंतरिक्ष तक भेजें, ताकि जो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम में बिजनेस है ओवरऑल भारत का, चाहे सरकार की बात कर लें या प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अभी हम केवल 1 या 2% ही पूरे विश्व के स्पेस सेक्टर के जो इकोसिस्टम है, जो पूरा अर्थव्यवस्था है इसकी, उसका केवल 2 या 1% ही हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, अगर मूल्य की बात की जाए तो। बात कर लेते हैं भारत और इजराइल के रिश्तों की। अल जजीरा ने एक और अब आर्टिकल लिखा है, और अल जजीरा वैसे तो कई बार भारत विरोधी आर्टिकल लिखता है, और इस बार फिर से भारत विरोधी आर्टिकल लिखा गया है जिसका कि कोई सर पैर नहीं है। इस आर्टिकल का लिंक आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत के द्वारा इजराइल को
जब वो गाजा पे अटैक कर रहा है, गाजा पे वॉर थोप रहा है, तब भारत इजराइल को रॉकेट या एक्सप्लोसिव दे रहा है और इसका उनको डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। अच्छा, इस आर्टिकल में डॉक्यूमेंट्स मिले हैं करके कई बार कहा गया है, पर जो हवाला दे रहे हैं वो केवल उस समय का दे रहे हैं जब स्पेन के द्वारा एक शिप को मई के समय में रोका गया जो कि इजराइल की तरफ जा रही थी और इसमें हथियार लदे हुए थे। इसके अलावा वो एक और फेक खबर का हवाला देते हैं जिसमें कि एक तस्वीर निकल कर आई थी जो कि गाजा पर हुए अटैक की थी और वहां पर वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ पाया गया हथियार के शेल पे। असल में हम जानते हैं कि वो एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि इंडियाना में उस प्रोडक्ट को बनाई हुई थी और इसका हम लोगों ने पोस्टमार्टम ऑलरेडी किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अल जजीरा की तरफ से फेक खबर को फिर से हवा दी जा रही है ताकि भारत की बदनामी की जा सके, इजराइल की बदनामी की जा सके और भारत और इजराइल की दोस्ती की बदनामी की जा सके। अच्छा, ये चीज फिर से तब जाग रही है जब कल परसों में इजराइल के जो एम्बेसडर भारत में 2014 से लेकर 2018 तक रहे थे, उनका ये कहना था कि भारतीय भूले नहीं है जो इजराइल ने कश्मीर युद्ध में, कारगिल युद्ध में जो भारत का साथ इजराइल ने दिया था वो भारतीय भूले नहीं है और इसीलिए वो इजराइल का साथ देते हैं, भारतीय लोग इजराइल का साथ देते हैं और हो सकता है हथियार में भी साथ दें। तो इस चीज को फिर से हवा दी जा रही है और भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं या प्रेसिडेंट हैं, कह सकते हैं, लोब्सांग सांगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि चीन जो तिब्बती लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट कर रहा है, अपनी सेना में डाल रहा है, पीएलए में डाल रहा है, वो इंडियन बॉर्डर पे उसको लगाने से डरेगा। वो ये जानता है कि तिब्बतियन लोग भारत के साथ ज्यादा क्लोज हैं और जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे संबंध हैं, वो भारत के साथ अच्छे हैं तिब्बतीय लोगों के। और चीन को यह डर है कि अगर तिब्बतीय लोगों को वो रिक्रूट करके भारत के सामने या भारत के विरोध में रख देगा तो ये जो सैनिक हैं, ये जो रिक्रूट किए गए लोग हैं, ये भारत के साथ ही हो जाएंगे और चीन के खिलाफ काम करने लगेंगे। इसीलिए उनको नहीं लगता कि वो भारत के सामने किसी भी तिब्बतीय सैनिक को खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। तो होपफुली यही हो, अगर चीन तिब्बतीय लोगों को भारत के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास भी करे तो वापस ये चीज चीन के लिए नासूर बन जानी चाहिए और यही हमारी आस भी रहेगी। और अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट के द्वारा ये चीजें की जा रही है, किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा ये कही जा रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही। चीन की प्रॉब्लम तिब्बतीय लोगों को रिक्रूट करने से ज्यादा बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की। तो 70 mm की रॉकेट जो कि थेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी अदानी ग्रुप को ट्रांसफर कर दी गई है और अब इसके द्वारा भी भारत में इसका निर्माण किया जाएगा। इससे पहले पिछले साल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी दी गई थी थेल्स के द्वारा और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत के अंदर इसको बनाया जा रहा था। अब इसको अदानी ग्रुप को भी दे दिया गया है इसकी टेक्नोलॉजी और जिससे कि इसकी भारत में बनाई जाने वाली संख्या काफी बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट में भी भारत को फायदा होगा और धीरे धीरे इस रॉकेट को बनाने का जो भारत के अंदर इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे हमें उन्नत टेक्नोलॉजी भी और प्राप्त हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।